हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेलवे की पाठशाला पे। और दोस्तों ये है हमारा पार्ट नंबर 2 वीडियो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 का। और एक वीडियो पहले ही डाल दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारे वीडियो की जो प्लेलिस्ट है आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होने में कोई भी समस्या हो रही है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर सकते हो। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप सर्च करेंगे वहाँ पर टेलीग्राम पर रेलवे की पाठशाला, तो टेलीग्राम ग्रुप ओपन हो जाएगा, वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाते हुए। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन है आज के इस वीडियो में वो देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि मछलियों का जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, कितने यहाँ पर कक्ष होते हैं। तो देखिए हमारा जो मनुष्य का जो हृदय होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, आपने देखा होगा। 2 आलिंद होते हैं, 2 नीले होते हैं। लेकिन मछलियों के हृदय में केवल 2 ही यहाँ पर चैम्बर्स होते हैं, केवल 2 चैम्बर्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पर एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं, आप एक तरीके से स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है साइंस के अंदर। चलिए बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की। देखिए दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, किसी तत्व के संभारिक या वो समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो परमाणु की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो द्रव्यमान संख्या होती है ना, द्रव्यमान संख्या मास नंबर, वो यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए आपको दे रखा है द्रव्यमान संख्या है 298, यहाँ पर 298 और यहाँ पर 189 यहाँ पर न्यूट्रॉन है। अगर 189 न्यूट्रॉन है और द्रव्यमान संख्या अगर 298 है, ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो प्रोटॉन संख्या होगी यानी कि परमाणु की संख्या होगी वो होगी 298 माइनस 189, और इसको आप हल करोगे तो आ जाएगा 109, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड 109। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। एथेन के विद्युत डॉट की क्रॉस संरचना कौन सी है। अब देखिए यहाँ पर डायग्राम बनाना आपको पता है बहुत डिफिकल्ट होता है यहाँ पर पीडीएफ बनाते टाइम। तो देखिए एथेन की बिंदु डॉट संरचना मैं आपको यहीं पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखिए एथेन होता है, उसका जो यहाँ पर सूत्र होता है वो होता है C2H6, ये यहाँ पर सूत्र होता है एथेन का, आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ C2H6 का, यानी कि 2 कार्बन होंगे अलग अलग ऐसे। ठीक है, अब 2 कार्बन हैं, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैं यहाँ पर इस कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन इधर बना देता हूँ और इस कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको C2H6, ठीक है, एथेन है, तो यहाँ पर आपको 6 हाइड्रोजन है वो यहाँ पर जोड़ने हैं। अब 6 हाइड्रोजन है, इसका मतलब है 3 दोनों में जुड़ेंगे, यानी कि इससे 1 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ जाएगा, इससे 1 हाइड्रोजन इस प्रकार जुड़ जाएगा, इससे 1 हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस प्रकार से, इससे इस प्रकार से एक यहाँ, ठीक है दोस्तों, और एक यहाँ, मतलब इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। और यहाँ पर इनका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होगा वो भी यहाँ पर हो जाएगा। देखिए जैसे ये C है, ये C है, यहाँ पर इससे यहाँ पर इस प्रकार से 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, और इस प्रकार इससे भी यहाँ पर 3 हाइड्रोजन है वो जुड़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड होगा बीच में, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट बिंदु संरचना। यहाँ पर दोनों कार्बन है और यहाँ पर पूरे 6 हाइड्रोजन है, इनका जो अष्टक है वो यहाँ पर पूर्ण होता है, तो इसको बोलते हैं एथेन की विद्युत डॉट क्रॉस संरचना। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन। लेंस बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं होता है। तो आपको पता होगा पानी भी एक प्रकार से लेंस का काम करता है। आपने देखा होगा जब हम पानी में देखते हैं तो वहाँ पर पानी पारदर्शी माध्यम होता है, तो वहाँ पर जो हमको है एक तरीके से वो लेंस का काम करता है। लेकिन देखिए कांच भी है, कांच के तो लेंस आपने देखे होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए प्लास्टिक के यहाँ भी आपको देखे होंगे लेंस यहाँ पर बनाए जाते हैं, लेकिन देखिए मिट्टी के लेंस नहीं बनाए जाते हैं। मिट्टी तो एक आपको पता ही है अपारदर्शी माध्यम है, आर पार नहीं देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए धातुओं के किस गुण के कारण उनको फाइल बनाने में आसानी होती है। अब देखिए यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा यहाँ पर अलग है, यानी कि धातुओं के किस गुण के कारण उनको मतलब किसी रूप में ढाला जा सकता है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, यानी देखिए आघातवर्तनीयता, प्रतिधनात्मकता, चालकता और तन्यता। अब देखिए मैं आपको एक एक के बारे में बताता हूँ। देखिए तन्यता क्या होती है, तन्यता का मतलब किसी भी धातु को तार के रूप में ढालना तन्यता कहलाती है। चालकता का मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी है वो बह सकती है, और प्रतिधनात्मकता का मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दान कर सकता है। आघातवर्तनीयता का मतलब भी होता है कि उसके ऊपर चोट डालकर उसके क्षेत्रफल का प्रसार करना। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि आघातवर्धनीयता लगाकर हम उसको फाइल बनाने में काम ले सकते हैं, मतलब किसी भी और रूप में उसको डाल सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। एक व्यक्ति 2 मीटर प्रति सेकंड 2 सेकंड में 1000 जूल कार्य करता है, तो उसके द्वारा खर्च की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर जो न्यूमेरिकल है वो अलग से करा दिए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। न्यूमेरिकल के 16 वीडियो डाल दिए हैं, आप उनको अगर देख लोगे आपके कोई भी न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे ग्रुप डी के। चलिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए टाइम आपको दे रखा है 2 सेकंड, और जो कार्य दे रखा है यानी कि W दे रखा है वो यहाँ पर दे रखा है 1000 जूल। तो देखिए यहाँ पर खर्च की गई ऊर्जा जो होती है, ठीक है, यानी कि कार्य यहाँ पर दे रखा है। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर शक्ति पर आधारित है। इस प्रकार से यहाँ पर एक मिनट, यानी कि ये जो क्वेश्चन है एक प्रकार से आपके शक्ति पर आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए शक्ति होती है P बराबर W/T, यानी कि जो पावर होती है उसका मान होता है P बराबर W/T। तो आपको W का मान दे रखा है 1000 और टाइम दे रखा है 2 सेकंड। यहाँ पर आप भाग लगाओगे तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 500 यहाँ पर
500 वाट, वो 500 वाट, ठीक है दोस्तों, यानी कि तो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 500 वाट, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 में कितने तत्व मौजूद हैं? तो देखिए मैं आपको पहले वर्ग 18 है वो यहाँ पर दिखा देता हूँ आधुनिक आवर्त सारणी में, तो आपको खुद यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि कितने तत्व यहाँ पर हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों वर्ग संख्या 18 आपको दिख रहा है, ये वर्ग संख्या 18 है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने तत्व हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 तत्व हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन और यहाँ पर ऑर्गनेशन, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर 18 वर्ग तत्व है। उनकी ट्रिक है दोस्तों, हीना अगर कर 0 पे रन आउट, ऐसे आप याद कर सकते हैं। ये यहाँ पर 7 तत्व हैं, और यही हमसे पूछा गया था कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 में कितने तत्व हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 7, ऑप्शन में नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन थोड़े गलत हो गए हैं, तो यहाँ पर आएगा 7, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो धातुओं की विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम आपसे पूछा है, यानी कि कौन सा विद्युत का सबसे ज़्यादा प्रतिरोध होगा, उससे बाद में कौन कम होगा, कौन कम होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो यहाँ पर सही है। अब यहाँ देखिए प्रतिरोधकता है, इसके लिए तो आपको जो रेजिस्टेंस है उनके याद होने चाहिए, रेजिस्टेंस हमको याद होंगे तभी यहाँ पर हम विद्युत प्रतिरोधकता है उसका मापन है वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और ब्रोमीन के परमाणु में कितनी कक्षाएं होती हैं? तो चलिए मैं अगेन आपको ले चलता हूं आधुनिक आवर्त सारणी पर, और फिर मैं आपको दिखाता हूं कि जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम ये यहाँ पर कहाँ है। तो देखिए ये आधुनिक आवर्त सारणी है, और यहाँ पर देखिए ये जर्मेनियम है, ठीक है, ये आर्सेनिक है, ठीक है, ये सेलेनियम है, और यहाँ पर ब्रोमीन है। तो देखिए यहाँ पर जो आवर्त होते हैं ना, आवर्त कैसे डिसाइड होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में, कुल 7 आवर्त होते हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा, 6, 7 ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये सारे तत्व है ना, ये किस वर्ग में आते हैं, 1, 2, 3, यानी कि तीसरे आवर्त में आते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 3, यानी कि आधुनिक ये जो सारे तत्व ऊपर दिए गए हैं इनमें 3 कक्षाएं हैं, यानी कि परमाणु कक्षाएं कुछ इस प्रकार से होंगी, यानी कि 3 कक्षाओं में ही इनके इलेक्ट्रॉन हैं वो भरे जाते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वो ये है किसी परमाणु का उप परमाणु नहीं है, यानी कि परमाणु का भाग निम्न में से कौन सा नहीं है। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु में पाए जाते हैं। जिनॉन एक प्रकार से अक्रिय गैस होती है वर्ग 18 की। तो यहाँ पर इसका उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो बल लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बल जो बल लगाया जाता है ना, वो यहाँ पर नाभिकीय बल, न्यूक्लियर बल लगता है, यानी कि नाभिक में आपके यहाँ पर प्रोटॉन स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन है वो कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगता है उसी को यहाँ बोलते हैं क्या, नाभिकीय बल, ठीक है दोस्तों, नाभिकीय बल। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा विकल्प आपको अपवर्त सूचकांक का सही आरोही क्रम है, यानी कि रेफरेंसिव इंडेक्स, निम्न में से कौन सा सही है? इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा परावर्तन है वो ठीक प्रकार से करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए सबके अलग अलग रेफरेंसिव इंडेक्स होते हैं जिसको बोलते हैं अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक यहाँ पर एक बहुत लंबा टॉपिक है ऑप्टिक्स में, यानी कि अपवर्तनांक होता है उससे यहाँ पर ये डिसाइड होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो वहाँ पर उनकी स्पीड है वो कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए है वो यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है, यानी कि बर्फ़, केरोसिन, बेंजीन और सेंधा नमक, इनसे जब प्रकाश की किरण जाती है तो उनकी स्पीड है वो यहाँ पर लगातार है वो इंक्रीजिंग होती है। यह इसका आरोही क्रम है अपवर्तन सूचकांक का, यानी कि रेफरेंसिव इंडेक्स का। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस लवण का उदाहरण बताना है जिसका ज़िल्यूलियन पीएच है वो 7 से कम है, यानी कि वो अम्लीय श्रेणी में है। कल भी यही क्वेश्चन आया था सेम, और आपको पता है वहाँ पर जो ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था, अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्तक पौधों को कठोर व दृढ़ बनाता है? तो आपको पता होगा यहाँ पर जो जाइलम है वो तो यहाँ पर जल के लिए जिम्मेदार होता है पेड़ पौधों में। स्क्लेरन काइमा है वो यहाँ पर कठोरता प्रदान करता है। कोलेरन काइमा है वो यहाँ पर आपके पेड़ पौधों में लचीलापन होता है उसके लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि स्क्लेरन काइमा, यानी कि ये उत्तक है वो पेड़ पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किसी वस्तु का भार मैक्सिमम कहाँ पे होता है? अब देखिए वस्तु का भार होता है W बराबर mg, और mg है वो डिपेंड करता है g पर, यानी कि g का भार पता होना चाहिए कहाँ पर ज़्यादा होता है। तो आपको बताया था g का मान है वो यहाँ पर ध्रुवों पर, पोल्स पर सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए जो W बराबर mg है उसका वैल्यू भी यहाँ पर ध्रुवों पर, पोल्स पर सबसे ज़्यादा होगा g का मान। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पर देखिए निम्न में से मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है, यानी कि जो मत्स्य होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, वो रेप्टाइल्स नहीं फिशरी जो होते हैं, यानी कि जो जलीय जीव होते हैं जैसे कि मछली है वो यहाँ पर। तो देखिए जो भी मत्स्य जीव होते हैं यानी कि फिशरी होती है उनमें पहली विशेषता होती है कि वो गलफोड़े के द्वारा सांस लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उनकी जो अंतःकंकाल होता है वो उपास्थि का बना रहता है जिसकी वजह से वो पानी में आसानी से तैर सकते हैं ईजिली, यानी कि उनका जो वजन होता है वो हल्का होता है। सल्क का बहिकंकाल, यानी कि जो उनका बाहर का कंकाल होता है वो सेल यानी कोशिकाओं का बना होता है, ये भी बात सही है। लेकिन चौथा है वो यहाँ पर गलत है, स्क्यूडोकोलम की उपस्थिति ये उनमें नहीं पाई जाती है। तो ये चौथा ऑप्शन है वो इसका सही आंसर होगा।
चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेंटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य किया जाता है। यानी कि प्लेसेंटा क्या होती है, जब देखिए भ्रूण हमारे गर्भ में होता है, पुरुषों में नहीं, महिलाओं में, तो उस समय होता क्या है कि प्लेसेंटा होती है एक प्रकार से वो एक नाल की तरह होती है। तो वो क्या करती है, जो भी बच्चा होता है उसको यहाँ पर पोषण है वो प्रदान करती है सब कुछ, ठीक है। तो वो यहाँ पर आपको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है वो इसको सही तरीके से डिफाइन करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालता है। लेकिन ऑप्शन 2, 3, 4 यहाँ पर देखिए अलग अलग बताए गए हैं, लेकिन जो ऑप्शन ए है वो इसको बिल्कुल सेटिस्फाई करता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रक्त में शर्करा की वृद्धि का पता किसके द्वारा लगाया जाता है। तो आपको पता होगा पैनक्रियाज जो ग्रंथि होती है, अग्नाशय होती हैं, उनमें यहाँ पर बीटा कोशिकाएं पाई जाती हैं, और इन बीटा कोशिकाओं के द्वारा ही यहाँ पर जो शर्करा होती है यानी कि शुगर होता है, शुगर के लेवल का यहाँ पर पता लगाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पर देखिए कॉन्स्टेटन किन धातुओं के मिश्रण से बनाया जाता है। तो ये एक प्रकार की मिश्र धातु होती है जो कि कॉपर और निकल के मिश्रण से बनाई जाती है। बहुत सारी आपकी मिश्र धातुएं होती हैं, तो यहाँ पर एक होती है कॉन्स्टेटन और ये बनाई जाती है कॉपर और निकल से। चलिए बात करते हैं यहाँ पर निम्न से कौन सा एक प्रसंवादी यौगिक है, प्रसंवेदी यानी कि सेंसरी यौगिक। तो चलिए आपको बताते हैं पहले कि सेंसरी यौगिक होते क्या हैं। अब देखिए प्रसंवेदी यौगिक एक प्रकार से क्या होते हैं कि सेंसरी यौगिक होते हैं, मतलब कि जब ये किसी भी आर्द्रता या नमी के संपर्क में आते हैं तो उसका अवशोषण कर लेते हैं, मतलब आर्द्रता जहाँ भी रहती है उसको ये अवशोषित कर लेते हैं। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसमें जो सारे क्वेश्चन जो ऑप्शन दिए गए थे वो सारे के सारे गलत थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को नेगलेक्ट कर दिया गया था, लेकिन मैं आपके लिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ जो कि है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH। और ये NaOH है, इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, और ये एक प्रकार से प्रसंवेदी यौगिक का यहाँ पर एग्जाम्पल है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यदि किसी परिपथ में 6 मिनट के लिए 0.6 एम्पियर की धारा बहती है तो उससे प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमने विद्युत धारा की जो परिभाषा पढ़ी थी वो क्या थी कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि I बराबर Q/T। मैंने न्यूमेरिकल कराए थे, वहाँ पर कराया था। अब यहाँ पर आवेश बराबर हो जाएगा Q बराबर क्या हो जाएगा IT, ठीक है। Q बराबर क्या हो जाएगा IT, I का मान ये रहा, T का मान ये रहा। अब T देखिए आपको रखना है हमेशा सेकंड में, मिनट में नहीं रखना। यानी कि T 6 मिनट है, 6 मिनट 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 360 यानी कि 360 सेकंड हो जाएंगे, और ये तो यहाँ गुणा करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा IT यानी कि 360 और इंटू यहाँ पर 0.6, यानी कि यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 216, ठीक है दोस्तों। 216 यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला न्यूमेरिकल है एक व्यक्ति 20 किलोग्राम के सामान को जमीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है, तो जब भी वस्तु को ऊपर उठाया जा रहा है उस समय इसकी जो ऊर्जा होती है वो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा होती है, और जो होती है mgh। अब यहाँ पर देखिए m है 20 किलोग्राम है, जी तो आपको पता है हमेशा 10 रहता है, ठीक है। 9.8 या 10 तो 10 ले लेते हैं, और हाइट बराबर है 2 मीटर, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 400 जूल, यानी कि 400 जूल कार्य उसको करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को अंगुली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का पानी में गिर जाता है, क्यों। यानी कि एक यहाँ पर आपने बीकर ले रखा है कुछ भी, इसके ऊपर एक आपने कागज रखकर उसका सिक्का यहाँ पर रख रखा है, तो अगर आप इस कागज को हटा लेते हैं झटके से तो सिक्का है वो पानी के अंदर गिर जाता है। ऐसा यहाँ पर जड़त्व के नियम के अनुसार होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए पहला रूल्स है गति का थर्ड नियम जो कि एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया का है, ये इसका अंतर सही नहीं है। दूसरा ऊर्जा संरक्षण लग नहीं रहा, और तीसरा संवेग संरक्षण नहीं लग रहा, तो यहाँ पर हो जाएगा जड़त्व, तीसरा इसका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होता है वो पृथ्वी के भार का कितना होता है। तो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, क्योंकि जो भार होता है W वो होता है W बराबर mg, और mg यहाँ पर g है वो गुरुत्वीय त्वरण होता है, और गुरुत्वीय त्वरण आपको पता है चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना होता है g/6, यानी कि यहाँ पर 1.62 के समथिंग होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1/6। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए किसका घोल का उपयोग किया जाता है। तो देखिए बेकिंग सोडा आप जानते हैं, बेकिंग सोडा ज़्यादातर जो आपके जो भी कोई कीड़े या आपके कोई भी कीट हैं वो डंक लगा देते हैं, तो उनके उपयोग उनसे बचाने के लिए हमेशा ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर बेकिंग सोडा है उसका यूजेस किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको पता होना चाहिए बेकिंग सोडा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। 24 क्वेश्चन है दोस्तों, हर शिफ्ट में देखिए 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो जाते हैं, और रेलवे ने सिलेबस में भी क्लियर कर रखा है कि यहाँ पर क्वेश्चन है वो थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं, तो जरूर नहीं कि 25 क्वेश्चन नहीं आए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रेलवे की पाठशाला को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।